ये है हमारी द्विवेदी युग की क्लास और द्विवेदी युग के बहुत सारे नए-नए प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये आपने मिस की तो समझ लीजिए आप सिलेक्शन से दूर हो सकते हो। तो नए-नए तथ्य देखने के लिए इस क्लास को पूरा ज़रूर देख लेना, भले ही आपने द्विवेदी युग को कितनी भी बार पढ़ा हो, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको कुछ चीज़ें नई ज़रूर यहाँ पर मिलेंगी। और अगर आपने पढ़ भी लिया है तब भी रिवीज़न करने के लिए क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप मुझे बाद में कमेंट में करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो द्विवेदी युग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन देखने के लिए देखते रहिए। और भाई अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, मन करे तो कर ही लेना, ठीक है? चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। इस युग का जो नामकरण है सबसे पहले तो इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है जब बच्चों को जब तैयारी कर रहे होते हैं पहले शुरुआत में हिंदी साहित्य की, और ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि ये किसके नाम पर पढ़ा है तो वहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी सारे द्विवेदी ही मिलते हैं। है ना? तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं भई किसके नाम पर रखा होगा? तो ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जागरण सुधार काल की संज्ञा दी है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है? द्विवेदी युग को दी है जागरण सुधार काल की संज्ञा, और जबकि भारतेंदु काल को नव जागरण काल की संज्ञा दी है। दोनों ही याद रखने हैं। आगे है हम इसका नामकरण देखते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र जागरण सुधार काल कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने नई काव्य धारा या फिर द्वितीय उत्थान के नाम से द्विवेदी युग को पुकारा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदर्शवादी प्रबंध काव्य धारा कहा है, जबकि विश्वनाथ त्रिपाठी भारतेंदु युगीन चेतना का विकास बताते हैं। तो ये 3-4 ही इसमें इम्पोर्टेंट मिलते हैं, मतलब जिन्होंने नामकरण इसका किया है। आगे देखते हैं द्विवेदी जी के अथक प्रयासों से ही द्विवेदी जी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के काफी सारे प्रयासों से ही हिंदी कविता श्रृंगारिकता एवं दरबारी संस्कृति से बाहर आकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक नवजागरण एवं सामाजिकता से जुड़ती है। पहले हिंदी कविता में श्रृंगारिक चीजें यानी कि श्रृंगारिकता का दर्शन ज्यादा मिलता था। दरबारी संस्कृति यानी कि आपने देखा होगा रीति काल तक तो हिंदी काव्य की जो वेशभूषा थी आपने अच्छे से देखी है, पढ़ी है, सुनी है ना? भारतेंदु तक मैं आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा भी चुकी हूँ। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल। अब हम भारतेंदु द्विवेदी की तरफ पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप ये याद रख लेना, पहले आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट क्या कह रहा है कि पहले हिंदी कविता श्रृंगारिक ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर द्विवेदी ने बहुत प्रयास किए और उसे इस चीज़ से बाहर निकाल करके राष्ट्रीय सांस्कृतिक नवजागरण और सामाजिकता से जोड़ा है। इस कालखंड की 2 अति महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट घटनाओं ने संपूर्ण द्विवेदी युग को केवल प्रभावित ही नहीं किया, अपितु नई दिशा भी प्रदान की है। और वो 2 कौन-सी घटनाएँ हैं, इनको हम आगे देखेंगे, जो इस प्रकार हैं। इससे पहले अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही है क्लास, तो चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हो। चाहते तो सारे बच्चे हैं कि उन्हें फ्री में अच्छा कंटेंट मिल जाए, है ना? और लेकिन किसी और को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ़ अपना-अपना फ़ायदा देखते हैं, गलत चीज़ है। आप थोड़ा-सा अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें आपको काफ़ी कुछ सारा कुछ ही हम यहीं पर करा देंगे यूट्यूब पर ही, है ना? आप सपोर्ट तो करिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, पीडीएफ वहाँ पर आपको इसकी मिल जाएगी। अब यहाँ पर 2 विशिष्ट घटनाएँ कौन-सी हैं? तो सबसे पहली है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना होना। ये काशी के अंदर इस सभा की स्थापना हुई थी। अब इसको थोड़ा-सा हम अच्छे से डिटेल में देखते हैं। देश में हिंदी के साहित्यिक संस्थाओं में पहला नाम नागरी प्रचारिणी सभा काशी का आता है। काशी में इसकी स्थापना हुई थी और इस संस्था की जो रूपरेखा है, वो कहाँ पर रखी गई थी? क्वीन्स कॉलेज, ठीक है? क्वीन्स कॉलेज जो कि बनारस के अंदर था। उसमें 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 3 छात्र, 9वीं कक्षा में आप तो अभी यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या फिर आगे तैयारी कर रहे हैं ना, प्रोफेशनल टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये केवल 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 3 छात्र थे। बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार पूछे जाते हैं। इन्होंने 3 मार्च 1893 ईस्वी को कॉलेज के छात्रावास के बरामदे में बैठकर इसकी क्या की थी? रूपरेखा तैयार की थी। 9वीं कक्षा के छात्रों ने, है ना? बहुत ही ध्यान देने वाली और थोड़ा मोटिवेशन लेने वाली बात है। बाद में इन तीनों ने कुछ और लोगों से इस तरह की एक संस्था बनाए जाने की चर्चा की। तब 12 लोगों ने मिलकर
इन बच्चों के मन में ये ऐसा कुछ आया कि ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसी कोई सभा की स्थापना होनी चाहिए और बाद में फिर इन्होंने और लोगों से भी डिस्कशन किया और तब 12 लोगों ने मिलकर कितने लोग शामिल थे इसके संस्था का स्थापित करने में, तो 12 लोगों ने मिलकर के 16 जुलाई, ये जो डेट दे रखी है ना, ये एग्ज़ैक्ट आपको याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती है। अगर आप द्विवेदी युग पढ़ रहे हो और ये सारी चीज़ें नहीं जानते हो ना, तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन अभी आपसे दूर हो सकता है ना? यही डिटेल और यही गहराई आजकल पेपरों में पूछी जा रही है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको फ्री में ये कंटेंट पढ़ा रही हूँ। 16 जुलाई 1893 ईस्वी को विधिवत रूप से संस्था का नाम, स्वरूप और जोग तय किया है। इसी दिन नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है? इसी दिन, ये किस दिन, यानी कि 16 जुलाई को नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र तो इस समय तक थे ही नहीं, है ना? लेकिन उनके जो फुफेरे भाई थे, फूफा बुआ के लड़के थे, राधा कृष्ण दास, इसके पहले अध्यक्ष बने थे और बाबू श्याम सुंदर दास पहले मंत्री चुने गए थे। ठीक है? तो अध्यक्ष किसको बनाया गया था? राधा कृष्ण दास को बनाया गया था और श्याम सुंदर दास जी इसके पहले मंत्री बने थे। ठीक है? जो 9वीं कक्षा के छात्र थे। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इसके बारे में। नागरिक प्रचारणी सभा के उद्योग और प्रयास से 1898 ईस्वी में सरकारी कचहरियों में नागरिक का प्रवेश और अदालती आवेदन और समन हिंदी में लिखे जाने लगे थे। नागरिक प्रचारणी सभा का इतना सहयोग रहा है, हमारी जो देवनागरी लिपि है उसको अदालतों, कोर्ट कचहरी की भाषा बनाने के लिए, ठीक है? तो ये यहाँ पर आपको पॉइंट याद रखना है, 1898 तक ये जो हमारी देवनागरी लिपि है इसका प्रवेश अदालतों में हो चुका था। आगे देखते हैं। देखिए, मैंने आपसे ये तो बोल दिया है कि फ्री हम सब कुछ आपको देना चाहते हैं। आप बस सपोर्ट करिए, है ना? आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपको उतना ही अच्छा कंटेंट मिलेगा और पढ़ाने में मन लगा रहता है, ठीक है? मेहनत लगती है। एक आप सोचिए इस क्लास को तैयार करने में कितने घंटे लगे होंगे, कितने घंटे, है ना? खाना-पीना सब कुछ, नींद वगैरह सब कुछ छोड़ करके, सारे बच्चों का जो टाइम है, वो इस क्लास पर लगा करके हम आपको दे रहे हैं, तो कम से कम आपका भी कुछ फर्ज़ बनता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हाइप जितना करेंगे, 1 सेकंड समय लगता है इन सब चीज़ों में, तो बड़ी खुशी होती है। ठीक है? बाकी तो इससे कुछ आप क्या ही हम आपसे डिमांड करेंगे, है ना? हिंदी साहित्य और भाषा के पोषण में लगी नागरी प्रचारणी सभा से 17 खंडों में हिंदी साहित्य और भाषा के पोषण में लगी नागरी प्रचारणी सभा से 17 खंडों में हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, राजकीय कोश, कचहरी हिंदी कोश सहित ना जाने कितने ग्रंथों और कोशों का संपादन प्रकाशन किया गया है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना ही इसीलिए की गई थी कि उसमें बहुत सारे अलग-अलग ग्रंथ जो कि कहीं दबे पड़े हैं लाइब्रेरी या बड़े-बड़े पुस्तकालयों की दीवारों के अंदर, उन सबको खोज-खोज करके प्रकाशित किया जाता रहा है समय-समय पर। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास है, वृहद इतिहास का प्रथम खंड हिंदी साहित्य की पीठिका नाम से प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक थे राजबली पांडे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा खंड इसका हिंदी भाषा का विकास नाम से प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक थे धीरेन्द्र वर्मा। ये ग्रंथ पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा का विकास किसने लिखा है? पे धीरेन्द्र वर्मा जी ने लिखा है। आगे देखते हैं, विशेष बात इसकी थोड़ा देख लेते हैं, बच्चे इसमें बड़ा कन्फ्यूज़ रहते हैं। मैंने 1-2 बार ये क्वेश्चन कराया था, तो बच्चों के थोड़े कमेंट आए थे। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इस इतिहास ग्रंथ यानी हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास लिखवाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया था छपवाने का, उसको कुल 17 खंडों में प्रकाशित कराने की योजना उन्होंने निर्धारित की थी। लेकिन बाद में ये ग्रंथ केवल 16 खंडों में ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है? उनकी योजना थी 17 खंडों में प्रकाशित करने की, लेकिन 17 में नहीं हो पाया था, 16 खंडों में ये पूरा हो गया था। आगे सभा के संचालन में 1896 ईस्वी से नागरी प्रचारणी पत्रिका सभा की स्थापना की अगर बात आती है तो ये 1893 ईस्वी में हुई थी। लेकिन अगर पत्रिका की बात करें नागरी प्रचारणी जो पत्रिका है ये 1896 यानी कि 3 साल बाद जब सभा की स्थापना हुई थी, इससे 3 साल बाद निकलना ये शुरू हुई थी, जो कि त्रैमासिक यानी कि 3 महीने में 1 बार इस पत्रिका का प्रकाशन होता था। ये सभा मुखपत्र तथा हिंदी की प्रसिद्ध शोध पत्रिका है। कई वर्षों तक हिंदी रिव्यू नामक एक अंग्रेजी पत्र भी इस सभा से स्थापित किया जाता सॉरी प्रकाशित किया जाता रहा और एक विधि पत्रिका भी प्रकाशित होती थी। विधि पत्रिका नाम से भी प्रकाशित होती थी। सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू में वहीं से होता था। कहाँ से? नागरी प्रचारणी सभा से। आगे देखते हैं थोड़ा-सा दूसरी जो घटना है,
द्विवेदी युग की वो है सरस्वती पत्रिका। ठीक है? सरस्वती पत्रिका यानी कि ये मासिक रूप में निकलती थी। चिंतामणि घोष के प्रियतम से, चिंतामणि घोष के प्रियतम से श्री राधा कृष्ण दास, बाबू कार्तिक कार्तिक प्रसाद खत्री, श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर, पंडित किशोरी लाल गोस्वामी और बाबू श्याम सुंदर दास जैसे सदस्यों से। श्याम सुंदर दास का नाम काशी नागरी प्रचारणी सभा में भी था। उस वक्त वो 9वीं के छात्र थे और बाद में सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में भी आपने काम किया है, ठीक है? और इसके संस्थापकों में भी इनका नाम आता है श्याम सुंदर दास जी का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इन सबका नाम आपको याद रखना है। जैसे सदस्यों से युक्त संपादक मंडल द्वारा 1900 ईस्वी में सरस्वती का प्रकाशन मासिक रूप में प्रारंभ हो गया। इसके बाद 2 वर्षों तक, ये 2 वर्षों तक 1900 से लेकर के मतलब 1900 में इसका मासिक रूप में प्रकाशन शुरू हुआ था और 2 वर्षों तक श्री श्याम सुंदर दास के संपादकत्व में ये सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई थी। 1903 में इसका जो कार्यभार था, वो किसने सँभाल लिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सँभाल लिया, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन इससे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कार्य करते थे? ये रेलवे की नौकरी में थे, ठीक है? रेलवे की सरकारी नौकरी छोड़ कर के आपने सरस्वती का संपादन भार सँभालना शुरू किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से छद्म रूप में साहित्य लेखन करते थे। तो इस सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने नाम से नहीं लिखते थे क्योंकि संपादक थे, ये भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लेख लिखा करते थे। और आपने रेलवे की नौकरी क्यों छोड़ी थी? इसको भी हम आगे किसी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? क्यों छोड़ी थी नौकरी, क्या वजह थी? आगे देखते हैं, आधुनिक हिंदी कहानी का जो जन्म है, वो भी सरस्वती पत्रिका से ही हुआ है। विद्वानों की सर्वसम्मति से हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी के रूप में ख्याति पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की जो इंदुमती कहानी है 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ये सरस्वती में ही प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा बात करें तो रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय नामक जो कहानी है 1903 में, ये भी सरस्वती में आई। बंग महिला की जो कि प्रथम महिला कहानीकार के रूप में जानी जाती हैं, उनकी दुलाई वाली कहानी 1907 ईस्वी में सरस्वती में ही प्रकाशित हुई। इससे पहले आपकी एक और कहानी आई थी बंग महिला की, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में, वो भी किसमें आई थी? वो भी सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। वृंदावन लाल की राखी बंद भाई 1909 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, 1915 में प्रकाशित हुई। और कथा सम्राट प्रेमचंद की पहली कहानी सौत, सौत नाम से 1915 में ये भी प्रकाशित करने का श्रेय सरस्वती को ही जाता है। तो ये जो पैराग्राफ है ना, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपने अगर पहले थोड़ा बहुत साहित्य पढ़ रखा है ना, आपने 2-4 एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्लास आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? और आप अगर नए हो, नए अभी नया-नया साहित्य पढ़ रहे हो, तो आपके लिए रामबाण ही होने वाली है। आगे देखते हैं, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ये समय आपको अच्छे से याद रख लेना है। जून 1980 के बाद सरस्वती का प्रकाशन बंद हो गया। यानी कि जून 1980 तक ये क्या होता रहा, सरस्वती का प्रकाशन, यानी कि लगभग 80 सालों तक सरस्वती का प्रकाशन होता रहा, 1900 से लेकर 1980 तक। लेकिन 1980 में बंद हो गया और उस समय पत्रिका के जो संपादक थे वो थे निशीथ राय, ठीक है? ये डिटेल आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं थोड़ा-सा, द्विवेदी मंडल के कवि, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। भारतेंदु मंडल के कवि सभी आपको याद होने चाहिए, वो मैंने डिटेल में बताए थे आपको, और द्विवेदी मंडल के कवि भी। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, पंडित रामचरित उपाध्याय, गयास प्रसाद शुक्ल सनेही और लोचन प्रसाद पांडे। ये द्विवेदी मंडल के कवियों में शामिल हैं। आगे देखते हैं, स्वच्छंद धारा के कवियों में कौन-कौन आते हैं। ये भी द्विवेदी युग से ही संबंधित हैं, लेकिन द्विवेदी युग के मंडल में नहीं है। उससे अलग रह कर के ये अपनी रचनाएँ कर रहे थे। इनको भी हम आगे थोड़ा बहुत इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है? पंडित श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, लाला भगवान दीन, पंडित रूप नारायण पांडे। क्या आपने बहुत सारी बुक हिंदी साहित्य की पढ़ी होंगी, लेकिन इन सबको डिटेल से शायद नहीं पढ़ा होगा, है ना? लेकिन ये नोट जो मैंने तैयार किए हैं ना, बहुत सारी बुक्स का निचोड़ है ना? तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। श्रीधर पाठक के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। श्रीधर पाठक का जन्म 1859 में हुआ और 1928 तक आपका जो है जीवन चलता रहा। आपका जन्म कहाँ हुआ था श्रीधर पाठक जी का? आगरा जिले के जौंधरी गाँव में। जौंधरी गाँव में 1859 में हुआ और 1928 को मसूरी में निधन हुआ था। कहाँ पर? मसूरी, यानी कि उत्तराखंड में जाकर के आपका निधन हुआ।
इनकी प्रथम जो कविता थी वो थी गुणवंत हेमंत। गुणवंत हेमंत प्रथम कविता है श्रीधर पाठक की। खड़ी बोली का जो प्रथम काव्य है वो एकांतवासी योगी नाम से आया, जो कि एक अनुदित रचना है। ठीक है? खड़ी बोली का प्रथम काव्य एकांतवासी योगी है, जो एक अनुदित रचना है। जबकि उनकी प्रथम मौलिक जो रचना है वो है कश्मीर सुषमा, जो ब्रज भाषा में लिखी गई 1904 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। कश्मीर सुषमा मौलिक रचना है। ठीक है? प्रथम कविता की बात करें तो गुणवंत हेमंत है। खड़ी बोली की प्रथम काव्य एकांतवासी योगी है, जो कि अनुदित रचना है। मौलिक रचना है कश्मीर सुषमा, जो ब्रजभाषा की है। तो सब अलग-अलग हैं और हाइलाइट भी कर रखे हैं यहाँ पर। आगे है जॉर्ज वंदना। जॉर्ज वंदना इनकी रचना है जिसमें राजभक्ति के अंश मिलते हैं। इन्होंने ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली दोनों भाषा में ही काव्य रचनाएँ की हैं। आगे देखते हैं कवि भूषण। कवि भूषण उपाधि से विभूषित पाठक जी आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कवि भूषण उपाधि से विभूषित पाठक जी आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि और खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल जी इन्हें स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक मानते हैं। तो स्वच्छंदतावादी कवि वैसे कवि भूषण को माना जाता है, ठीक है? लेकिन आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माना जाता है कवि भूषण को, खड़ी बोली के प्रथम कवि माना जाता है अमीर खुसरो को और आचार्य शुक्ल जी स्वच्छंदतावाद का जो प्रवर्तक है वो श्रीधर पाठक को मानते हैं। 3 क्वेश्चन है ना जो कन्फ्यूजन करने वाले होते हैं वो यहाँ पर एक जगह आपको मिल रहे हैं। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य में प्रकृति के उपासक कवि के रूप में उनकी ख्याति रही है। क्या हिंदी साहित्य में प्रकृति के उपासक कवि के रूप में जाना जाता है श्रीधर पाठक को। श्रीधर पाठक हिंदी साहित्य सम्मेलन के 5वें अधिवेशन जो कि 1915 में हुआ था, क्योंकि हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो स्थापना है वो 1910 ईस्वी में हुई थी। क्या और 5वां अधिवेशन हुआ था 1915 में और कहाँ पर हुआ था? लखनऊ। इसके सभापति इनको बनाया गया था। ये खड़ी बोली के समर्थक कवि भी कहे जाते हैं। आगे देखते हैं श्रीधर पाठक की अनुदित रचनाएँ। तो अनुदित रचनाओं में सबसे पहला नाम आता है गडरिये एवं दार्शनिक 1885 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई। यह ग्रे की रचना सेफर्ड एंड फिलोसोफर का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, अनुदित रचनाएँ हैं तो किसी न किसी का तो अनुवाद किया ही होगा। ये ग्रे की रचना, ग्रे कौन है? पाश्चात्य विद्वान हैं, मतलब बाहर के विद्वान थे। ग्रे की रचना सेफर्ड एंड फिलोसोफर का हिंदी अनुवाद किया था। एकांतवासी योगी दूसरी रचना है। 1886 में लिखी अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का खड़ी बोली में काव्य अनुवाद किया गया था। द हर्मिट, हर्मिट का अर्थ होता है साधु, ठीक है? साधु यानी कि योगी। आगे तीसरी इनकी अनुदित रचना का नाम है उजड़ ग्राम 1889 में प्रकाशित हुई। यह भी गोल्ड स्मिथ के डिजर्टेड विलेज का काव्य अनुवाद है और ये ब्रज भाषा एवं रोला छंद में लिखित है। इसके बाद आता है श्रांत पथिक। श्रांत पथिक 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये गोल्ड स्मिथ की रचना द ट्रेवलर का शाब्दिक अनुवाद है। द ट्रेवलर का शाब्दिक अनुवाद है श्रांत पथिक। ऋतु संहार की बात करें तो 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई कालिदास कृत ऋतु संहार रचना का ब्रज भाषा में सवैया छंदों में अनुवाद किया गया है। इसके बाद आता है इजावेला 1908 ईस्वी। ये कीट्स की रचना इजावेला का ही हिंदी में अनुवाद किया गया, नाम वही की वही है। आगे आपकी कुछ मौलिक रचनाएं हैं जो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सबका प्रकाशन वर्ष साथ में दे रखा है। ये वो हिंदी साहित्य के नोट्स हैं जो आप घर बैठे अगर मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। आपको बहुत कम, मतलब नाममात्र की फीस में मिल जाएँगे, ठीक है? मौलिक रचनाएँ में जगत सच्चाई सार 1887 ईस्वी कश्मीर सुषमा। मैं केवल आपको ये पढ़ देती हूँ, इनका प्रकाशन वर्ष आप खुद से पढ़ लेना। आराध्य शोकांजलि, जॉर्ज वंदना, मनोविनोद, इसमें पाठक जी की प्रारंभिक रचनाओं का संग्रह है। भक्ति विवाह, देहरादून, श्री गोखले प्रशस्ति, श्री गोखले गुणाष्टक, भारत गीत बहुत बार पूछा जाता है, वनाष्टक पूछा जाता है। धन विनय, गुणवंत हेमंत इनकी पहली कविता है, हमने ऊपर देखा था। स्वर्गीय वीणा खूब पूछा जाता है। तिलस्माती सुंदरी, भारत उत्थान पूछा जाता है, भारत प्रशंसा पूछा जाता है। ठीक है? भारत सौभाग्य नाम से रचना बद्री नारायण प्रेमकर ने लिखी थी। भारत दुर्दशा नाम से प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु जी ने नाटक लिखा था, लेकिन भारत प्रशंसा नाम से श्रीधर पाठक ने लिखा था। ये हमें कन्फ्यूज करने वाली रचनाएँ हैं। दूसरा जो आगे हमारा नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में देखते हैं। इनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। द्विवेदी जी का जो जन्म है 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश जिला रायबरेली के दौलतपुर गाँव में हुआ था और 21 दिसंबर 1938 को आपका निधन हुआ।
पिता का नाम था राम साहेब दुबे। ये पिता माता का नाम भी आपको याद रखना है। आगे 1903 ईस्वी में अपने अधिकारी से खिन्न होकर, ठीक है, इन्होंने रेल विभाग की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। क्यों? क्यों दिया था? इसके पीछे वजह थी कि अपने अधिकारी से परेशान हो गए, है ना? किसी बात को लेकर नाराज़ हुए और रेल विभाग की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और इसके बाद ये सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में काम करने लगे। आगे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते हैं, ये अच्छे से याद रख लेना है। मैथिली शरण गुप्त को भी हम आगे इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, है ना? और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते हैं, ध्यान रखना है। गुप्त जी का कहना है कि मेरी उल्टी-सीधी प्रारंभिक रचनाओं का पूर्ण शोधन करके उन्हें सरस्वती में प्रकाशित करना और पत्र द्वारा मेरे उत्साह को बढ़ाना द्विवेदी महाराज का ही काम था। या द्विवेदी महाराज को ये अपना गुरु मानते कहते हैं कि उल्टी-सीधी जब मैं प्रारंभिक रचनाएँ लिखा करता था, उनमें अच्छे से क्या करते कुछ भी त्रुटि होती थी तो उसको सही करने के बाद में सरस्वती में छापते थे। द्विवेदी जी व इस प्रकार का काम करते थे तभी उन्होंने देखिए जैसे कि मतलब क्लास में मान लीजिए बच्चे पढ़ रहे हैं और कोई टीचर पढ़ा रहा है और वो टीचर उनको बार-बार रोकता है, टोकता है, बार-बार उनकी गलतियों को मतलब हाइलाइट कर देता है, तो बच्चे में सुधार होना 100% तय है ना? वो अपने आप धीरे-धीरे सुधार कर लेता है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि हाँ, ठीक है, जैसा है, वैसा ही चलता रहता है और वो गलतियाँ हमेशा उस बच्चे के दिमाग में घर कर जाती हैं, वो हमेशा ही गलती करता है फिर, है ना? और छोटी-छोटी चीज़ों को जब रोक-टोक कोई करता है, तो उसमें सुधार हो ही जाता है। तो इसी प्रकार द्विवेदी जी ने किया और जो उस समय की जो भाषा थी, उसको पूरी तरह से एकदम शुद्ध भाषा के रूप में लाकर लोगों के सामने रख दिया, है ना? व्याकरणिक जो अच्छी बढ़िया रचना थी, रचनाएँ जो होती थी, उनमें समेत त्रुटि में सुधार करवाते थे, है ना? खुद भी कुछ काम करते थे, खुद सब कुछ चेक करते थे, गलतियों को सुधरवाते थे, खुद भी सुधारते थे और तब छापते थे। तो इसीलिए जो भाषा थी, वो यहाँ पर निखर कर के सामने आई थी। द्विवेदी जी ने भारत भारती के प्रकाशन पर लिखा था, यह काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाला है। ठीक है? युगांतर यानी कि युगों का अंतर पैदा करने वाला है, ऐसा भारत भारती के बारे में लिखा था। द्विवेदी जी ने बाल मुकुंद गुप्त की प्रशंसा में लिखा है। बाल मुकुंद गुप्त की प्रशंसा में द्विवेदी जी क्या लिखते हैं कि अच्छी हिंदी बस केवल एक ही व्यक्ति लिखता था, जिसका नाम था बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है? बाल मुकुंद गुप्त की हिंदी द्विवेदी जी को काफ़ी पसंद आई थी। आगे द्विवेदी जी ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है और ज्ञान की राशि का संचित कोष कहा है। आगे 1931 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने आचार्य की उपाधि तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया था। तो आचार्य की उपाधि कब मिली थी? किसने दी थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा ने 1931 ईस्वी में प्रदान की और हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को भुजंग भूषण भट्टाचार्य, रसिक रंजक, कल्लू अल्लहित आदि उपनामों से भी जाना जाता है। भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, ठीक है? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, उर्मिला के विषय में जो कवियों की उदासीनता थी, वो ये इस नाम से एक लेख लिखा और इसको 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छापा। इसी लेख से प्रेरणा लेकर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना की थी, ठीक है? साकेत की रचना इसी रचना से प्रेरित होकर के लिखी थी। द्विवेदी जी के द्वारा लिखे मौलिक तथा अनूदित गद्य पद्य ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है। द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की थी। द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों में, चाहे वो काव्य रचनाएँ करें और चाहे पद्य रचनाएँ करें, चाहे पद्य रचनाएँ करें, चाहे गद्य लिखें, ठीक है? लेकिन दोनों में ही खड़ी बोली लिखना चाहिए, ऐसा आपने इसके बात की वकालत की थी। शुक्ल जी कहते हैं कि हम पंडित महावीर प्रसाद को पद्य रचना प्रणाली का प्रवर्तक मानते हैं, ठीक है? पद्य रचना प्रणाली का प्रवर्तक किसने माना है? शुक्ल जी ने माना है। आगे मिश्र बंधुओं ने द्विवेदी जी को अपने ग्रंथ में जो मिस्र बंधु विनोद नाम से ग्रंथ लिखा था, उसमें हिंदी का बाहरी लेखक कहाँ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी जी के निबंधों को बातों का संग्रह, लेख मात्र लेख मात्र कहाँ है? द्विवेदी जी की मौलिक गद्य रचनाएँ कौन-सी हैं? तो गद्य रचनाओं में आपकी में द्विवेदी काव्यमाला मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी द्विवेदी काव्यमाला। इसके बाद आलोचना और निबंध, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कालिदास की निरंकुशता, हिंदी कालिदास की समालोचना, विचार-विमर्श, संपत्ति शास्त्र, साहित्य सीकर, रसज्ञ रंजन, कविता कलाप, सुकवि संकीर्तन,
अतीत स्मृति और हिंदी भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, बार-बार ये रचनाएँ पूजी पूछी जाती हैं और ये आपकी मौलिक गद्य रचनाएँ, ये ध्यान रखना है। इसके बाद नंद दुलारी वाजपेयी जो इनकी संपत्ति शास्त्र नामक रचना है, इसको अनूदित रचना माना है। ठीक है, संपत्ति शास्त्र नामक जो ये वाली रचना है, इसको नंद दुलारी वाजपेयी ने क्या माना है? अनूदित रचना माना है। अगर आपने पहले इन सबको इतना डिटेल में पढ़ा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं पढ़ा है तो अच्छा-अच्छा सा कमेंट करके पूरा कमेंट बॉक्स भर देना। आगे अनूदित गद्य रचनाओं की अगर बात करें तो इसमें भामिनी विलास, अमृत लहरी, बेकन विचार रत्नावली बहुत बार पूछा जाता है, शिक्षा और स्वाधीनता नाम से अनूदित गद्य रचनाएँ लिखी गई हैं। इसके अलावा हैं जल चिकित्सा, हिंदी महाभारत, रघुवंश, वेनी संहार, मेघदूत, किराता अर्जुनियम और प्राचीन पंडित और कवि। ये सब आपकी अनुदित रचनाएँ हैं। इसके बाद अनुदित कुछ काव्य कृतियाँ हैं। विनय विनोद नाम से लिखा है 1889 में। ये भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद है। विहार वाटिका 1890 में प्रकाशित हुआ। ये गीत गोविंद का भावानुवाद है। स्नेहमाला 1890 में प्रकाशित हुआ। ये भर्तृहरि के श्रृंगार शतक के दोहों का अनुवाद है। श्री महिम्न स्तोत्र 1891 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। गंगा लहरी 1891 में। यह पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैयों में अनुवाद है, सवैयों में अनुवाद किया है। ऋतु तरंगिणी 1891 ईस्वी कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद है। इसके बाद है सुहागरात ए प्रकाशित, ये बायरन के ब्राइडल नाइट का छाया अनुवाद है। इसके बाद है कुमार संभव सार 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह कालिदास के कुमार संभवम के प्रथम 5 सर्गों का 5 सर्गों का अनुवाद है। ठीक है, 5 सर्गों का अनुवाद आपने किया है कुमार संभव सार से। आगे मौलिक काव्य कृतियाँ, तो मौलिक काव्य कृतियाँ नाम से देवी स्तुति शतक, मुक्तक रचना लिखी गई 1892 में। कान्य कुब्जावली वृत्तम मुक्तक है 1898 में। समाचार पत्र संपादक स्तव 1898 ईस्वी, नागरी 1900 ईस्वी, काव्य मंजूषा कविता संग्रह है 1903 ईस्वी, कान्य कुब्ज अबला विलाप 1907 ईस्वी, सुमन नाम से लिखा कविता संग्रह 1923 ईस्वी और द्विवेदी काव्य माला नाम से 1940 ईस्वी में। ये आपकी मौलिक काव्य कृतियां तो याद रखनी है। द्विवेदी जी ने कुछ प्रसिद्ध लेख भी लिखे थे और इनमें कौन से हैं? क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं। इसके बाद है आर्य समाज का कोप, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता 1908 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद है साहित्य की महत्ता, कवि और कविता, कवि कर्तव्य 1903 ईस्वी, सरगऊ नरक ठिकाना नहीं, ये कल्लू अलहित के नाम से लिखा था। ये आपके कुछ प्रसिद्ध लेख हैं। आगे हैं अपने समकालीन कवियों को लिखते हैं कि कविता का विषय मनोरंजन उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, है ना? कविता का जो विषय है वो मनोरंजन पूर्ण तो होना ही चाहिए बल्कि उद्देश्य पूर्ण भी होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का वर्णन अब बहुत हो चुका है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत आकाश सभी पर कविता हो सकती है। ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। तो आगे यहाँ पर हमें मैथिली शरण गुप्त के बारे में देखेंगे, लेकिन हम इसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई थिंक आपके लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको क्लास कैसी लगी? अगर आप चाहते हो कि पूरी सभी क्लासेस आपको कम से कम 1-1 घंटे की मिल जाएँ, तो आप मुझे बताना, थोड़ा और डिटेल में पढ़ा देंगे, ठीक है? और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है? मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ेंगे और भी आगे पढ़ेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय वगैरह सबको पढ़ेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट में